हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिटी ओल्ड एनसीईआरटी के जो सीरीज कर रहे थे उसका चैप्टर 9, 10, 11 छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए मैं आज तीनों चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्लियर है? कानून कौन लागू करता है भाग 2। हमने कल जो चैप्टर किया था कानून कौन लागू करता है भाग 1, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था। क्लियर है? इसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। क्लियर है? इस सीरीज का नाम भाग 2 है। न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता के बारे में कुछ ही पॉइंट है, एक उन्हीं को समझेंगे, क्योंकि नागरिकता में जो अमेंडमेंट होते रहते हैं इनका डाटा भी और इतना भी नहीं है, इसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और हमारे न्यायालय के बारे में ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये चैप्टर थोड़े है तो इम्पोर्टेंट, पर इसमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन कम है, तो हम थोड़ा इसको समझ लेंगे अभी, बाकी फिर इसको कंप्लीट बाद में करेंगे। ये समझेंगे, मैंने फोकस इस पे रहेगा। अंडरस्टूड? बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे। ये रहा हमारा कानून कौन लागू करता है भाग 2। अब हम सिंपली ये समझेंगे राज्यपाल के बारे में सीधा। हमने पिछली बार पढ़ा था राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाया जाता है। क्लियर है? केंद्र में वास्तविक सत्ता किसके के पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। ऐसा ही राज्य में राज्यपाल के नाम से प्रशासन चलाया जाता है। क्लियर है? किसके नाम के? परंतु वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अंडरस्टूड है? इसकी जो राष्ट्रपति उसकी आयु 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे 5 साल के लिए, लेकिन समय समय पर राष्ट्रपति को मतलब 5 साल के पहले भी हटा सकते हैं और फिर 5 साल के बाद भी रख सकते हैं। अगर कोई मान लो समस्या आ गई, जैसे कि आपातकाल आ गया या कुछ आ गया, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो उसे रख सकता है या हटा भी सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा राज्यपाल की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के समान होती हैं। राज्यपाल राज्य की सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। तुम्हें मालूम है कि देखो, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के वो हेड कमीशन, ठीक है, सदस्यों को तथा महान न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति का था। महान न्यायाधीश कौन होता है? जो हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। क्लियर है? वो तो महान न्यायाधीश राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा यूपीएससी का जो मेंबर हेड होता है, जो यूपीएस का अध्यक्ष होता है, उसे राष्ट्रपति चुनता है। क्लियर है? इसी प्रकार जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इससे यूपी पीसीएस हो गया, पीसीएस कोई भी अध्यक्ष सदस्यों द्वारा राज्य के महाधिवक्ता यानी कि हाई कोर्ट, क्लियर है, की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इतना आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वही है कि आम चुनाव के पश्चात, जब ऐसा मैं कल राष्ट्रपति में पढ़ा था, जब चुनाव हो जाएंगे तो जो राज्यपाल होगा राज्य विधानमंडल में भाषण देने के लिए संदेश भेजकर भेजने का अधिकार आम चुनाव के बाद, मतलब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो सत्र चालू होगा उसमें पहला भाषण राज्यपाल का होगा, केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। क्लियर है? वो भाषण और लिखित ही भेज सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। वह अधिवेशन को समाप्त भी कर सकता है, वह विधानसभा भंग भी कर सकता है। अब इस चीज को समझिए। राज्यपाल अधिवेशन बुला लेता है। कैसा अधिवेशन बुलाता है? मान लो कोई बिल है, क्लियर है, उस पर सामूहिक चर्चा होनी है राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बैठ के, तो ये अधिवेशन बुला सकता है या फिर विधानसभा भंग भी कर सकता है। विधानसभा भंग कैसे होगी? मान लो कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया एक्स पार्टी के खिलाफ, ठीक है, तो वो पेश करेगा, इनके पास बहुमत अब नहीं बचा है, इन्हें अपने बहुमत सिद्ध करना होगा। ये बहुमत सिद्ध कर देंगे तो ठीक, नहीं वरना लोकसभा भंग हो जाएगी, वो विधानसभा भंग हो जाएगी। क्लियर है? इतना आप समझ लेना। तो ये विधानसभा भंग कर देगा। विधेयक कैसे पेश किए जाते हैं? उसमें विधायकों पर सभी राज्यों के विधान मंडल द्वारा पास दिए जाते हैं। ये हमने जैसे वहाँ पे समझा था कैसे पेश किए जाते हैं, वही सब यहाँ पे है। उनमें सभी विधायकों को
पर राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पास कर दिया जाता है। ऐसे जो विधानमंडल होती हैं, जो जिसमें विधायक बैठते हैं, उससे उसे पास कर दिया जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है, उससे राज्यपाल वहाँ पे राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती थी, यहाँ पर राज्यपाल की। राज्यपाल को यहाँ पे एक जो राज्यपाल अगर चाहे कोई बिल है, तो वो राष्ट्रपति के परामर्श के लिए रख सकता है। कभी-कभी वह स्वयं भी कुछ आदेश जारी कर सकता है, जिसे अध्यादेश कह सकते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? अध्यादेश। कभी-कभी जो खुद वर्ती की बिना सहायता से खुद की उसकी विवेक की शक्ति होती है, खुद की पावर होती है, वो चाहे तो अध्यादेश लगा सकता है। राज्यपाल ऐसे अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब विधानमंडल का अधिवेशन ना चल रहा हो। जब अधिवेशन चल रहा हो तब नहीं करेगा, जब अधिवेशन ना चल रहा हो तब तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर दे। जैसे जैसा आम चुनाव होते हैं ना, चुनाव के समय पे जो राज्यपाल शासन लगा होता, वही है। ये अध्यादेश विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने के 6 महीने बाद तक लागू रह सकते हैं। मान लो नई सरकार बन गई, उसके 6 महीने के बाद तक लागू होंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। इस अवधि में की शताब्दी से हाँ क्या बोला इस अवधि की समाप्ति से पहले भी विधानमंडल किसी न किसी अध्यादेश को समाप्त कर सकती है। मतलब ये 6 महीने के बाद भी कर सकती है, पहले भी कर सकती है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। मतलब 6 महीने के बाद उसे करना ही पड़ेगा, और 6 महीने के पहले करना चाहे तो पहले कर सकती है। क्लियर है? अब मुख्यमंत्री को समझ लेते हैं। केंद्र में मुख्यमंत्री भारत का राष्ट्रपति की सहायता से वो परामर्श देता है। क्लियर? जो केंद्र में प्रधानमंत्री जो होता है, वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि ये नियुक्त करना है। वैसा ही सेम एज इट इज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। कैसे? राज्यपाल मुख्यमंत्री को परामर्श के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्लियर है? ये स्वतंत्र नहीं है। जो मुख्यमंत्री कहेगा कि इसे इसे जो विधान परिषद होगी, विधानसभा होगी, उसके जो सदस्य कहेंगे कि आप इसको मुख्यमंत्री चुन लो, तो उसे चुन लेगा। वह विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल का नेता मतलब जो सरकार चुनी जाती है, जो सारे विधायक होते हैं, उन्होंने कहा है कि मान लो एक्स व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री चुन लो, तो ये चुन लेंगे। अब इसे क्यों चुनेंगे? जो लोग वोट डालेंगे, वोट कौन डालेंगे? जो इसका बहुमत होगा। क्लियर है? ये लोग उन्हीं को नियुक्त करना पड़ेगा। यदि उसमें किसी एक दल का बहुमत प्राप्त ना हो, तो 2 या 2 से अधिक आपस में मिलकर एक नेता को चुन सकते हैं। इसका ये समझिए क्या होता है। जैसे मान लो 100 सीटें हैं टोटल, समझना। तो यहाँ पर 50 आ गई और यहाँ पर भी 50 आ गई। अब क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्लियर है? तो अब ये दोनों लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? मिली-जुली सरकार बनाएंगे। या मान लो कि 100 सीट हैं और सरकार बनाने के लिए हमें चाहिए मान लो 75 सीट चाहिए। क्लियर है? 50 सीट चाहिए। अब 45 इनके पास आ गई, 35 इनके पास आ गई। ठीक है? तो ये लोग क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को मिलजुल कर मिली-जुली सरकार बना लेंगे। क्लियर है? जैसा कि हमने पहले जो केंद्र में हुआ है, काफ़ी जो कांग्रेस के साथ मिली-जुली सरकार बनती थी, तो उसे हम और जो आगे जो डीप होगा हम अभी करेंगे और डिटेल से इसको, तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। और ये सेम उसी के जैसा मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्रियों को गठन करेगा। जैसे मान लो जो राज्य में शिक्षा मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री होगा, खेल मंत्री हो गया, है तो ये सब का मुख्यमंत्री ये राज्यपाल से कहेगा इन लोगों को नियुक्त कर दो, वो कर देगा। कई राज्यों में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मंत्रिमंडल, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री। ठीक है? कौन सा होता है? मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री। वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। ये हर राज्य में नहीं है, कई राज्यों में, केंद्र में तो है ये, लेकिन ये हर राज्य में नहीं है। मंत्रिमंडल के प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में जो प्रथम श्रेणी होते हैं वे मंत्री होते हैं। अतः परिषद का यह एक भाग होता है। मंत्रिमंडल ही राज्य सरकार का कार्य संचालन करता है। जो मंत्रिमंडल होता है ये राज्य सरकार का कार्य संचालन करता है, क्योंकि जो प्रमुख नेता होते हैं, प्रमुख जो मेंबर्स होते हैं, वो इसी में होते हैं।
इसके द्वारा लिए गए निर्णय पूरे मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय माने जाते हैं। इसमें जो सदस्य होंगे, जो विधायक चुन के भेजते हैं, वो जो निर्णय लेंगे वही सरकार का निर्णय होता है, पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। क्लियर है? इस बात को भी याद रखना। इसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल को न केवल परामर्श देता है अपितु मंत्रिमंडल में विशेष स्थिति होती है। उसी मुख्यमंत्री की विशेष स्थिति मतलब सबका हेड होता है। हुआ है किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है कि भाई आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, हमें त्यागपत्र दो, आप मतलब हटा देना, उनसे या त्यागपत्र मांग लेना। मुख्यमंत्री के स्वयं के त्यागपत्र देने के लिए सारी मंत्रिपरिषद का पतन हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद का पतन हो सकता है। क्लियर है? अगर इन्होंने अगर त्यागपत्र दे दिया, कोई नया हाल उन्होंने मुख्यमंत्री चुन लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो पूरा पतन हो सकता है, भंग हो सकती है विधानसभा। यह मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है। अगर विधायक हैं और उनकी संख्या पर्याप्त है तो पतन नहीं होगा, अगर पर्याप्त नहीं हुई तो वो विधानसभा भंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो मान ली इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे विधानसभा है तो यहाँ पे 50 मेंबर हैं। क्लियर है? जो सरकार चला रहे हैं। अब मान लो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, बच्चे 49 बच्चे। अगर यहाँ पर 50 हैं तो ये इसका पतन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो 40 ही हैं तो इन्होंने नया मुख्यमंत्री चुन लिया तो पतन नहीं होगा। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखना। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्लियर है? हुआ है। मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है कि कौन सा मंत्रालय किसे देखने है। वह एक या दो से अधिक मंत्रालय के अपने अधीन कर सकता है। मान लो वो कोई मेन मंत्रालय होगा, एक या दो से अधिक मंत्रालय वो खुद रख सकता है अपने पास। क्लियर है? जैसे नीति आयोग हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी रखे हुए हैं ये। क्लियर है? और भी मंत्रालय वो चाहे तो रख सकते हैं। फिर भी कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कब होती है? ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में समर्थ ना हो। ऐसी स्थिति में वह सूचना राष्ट्रपति को देती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को सूचना से सहमत हो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में ले लेता है। इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। मान लो राज्यपाल की भूमिका कब होगी? मान लो कोई, ऐसे समझो आप इस चीज को, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। मान लो कोई राज्य है, समझना आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, कानून व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही है। मान लो गुंडा राज चल रहा है, लोग संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, डेली तोड़ा फोड़ी हो रही है और पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो राज्यपाल क्या करेगा? यह केंद्र यानी कि राष्ट्रपति महोदय को इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। तो ये इनको इन्फॉर्मेशन दे सकेगा और राष्ट्रपति अगर इनकी बात से सहमत है तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जिसमें सरकार की जो शक्तियाँ होगी वो क्षीण हो जाएंगी और सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के अंडर पहुंच जाती हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का देख रेख करता है, उस पर शासन करता है। क्लियर है? लोक सेवकों के कार्यों को शामिल किए बिना यह अध्याय पूरा नहीं हो सकता। सही बात है। लोक सेवक यानी कि ISPCS मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिपरिषद नीति निर्धारण करते हैं, उन्हें राज्यपाल स्वीकृति देता है। जो मंत्रिपरिषद होती है, वो हमने बताया था, बिल जो भी पास करेंगे उन्हें राज्यपाल स्वीकृति देगा। परंतु इन निर्णयों को कैसे लागू करता है? लोक सेवाएं अपनी भूमिका निभाती हैं। कैसे निभाती हैं? मान लो कोई बिल हुआ तो लोक सेवाएं जो होती हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो अपनी भूमिका निभाते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्री के अधीन होती है। क्लियर है? जो कानून मंत्री होता है वो राज्य की कानून व्यवस्था को देखता है। जो व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। ऐसे लोक सेवक भूमिका निभाते हैं। तो देखा होगा आपने, जो भी दंगा अंगा करते हैं तो कौन आता है? लोक सेवक ही तो आते हैं। यह आशा नहीं की जा सकती है कि
कैसे मंत्री सब कार्य करे? मंत्री तो करेगा नहीं सब कार्य, वो लोक सेवकों को अपनी जो है कि जिम्मेदारी सौंप देता है। आपके पास इस कार्य करने के लिए बहुत बड़ी पुलिस की शक्ति होती है, उनके पास बहुत शक्ति होती है। मतलब एक आपको पता ही IAS के अंडर में कितना पुलिस फोर्सेस होता है। यह सभी लोग स्त्री पुरुष जो कार्य को पूरा करते हैं लोक सेवा की श्रेणी में आते हैं, ये सबको पता ही है। अनेक प्रकार के लोक सेवक विभिन्न हैं, जैसे यातायात, जंगल अंगल, फॉरेस्ट मिनिस्टर हो, फॉरेन सर्विसेज होती है, फॉरेस्ट सर्विस होती है, ठीक है, अंदर आदि के लिए कार्य करते हैं। नागरिकों को नाते हमारा कर्तव्य है, ये कुछ काम का नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। राज्यपाल राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को। क्लियर है? CM को। राज्यपाल के क्या कार्य है? राज्यपाल के वो कार्य हैं कि वो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करे। क्लियर है? और आपातकाल की स्थिति में या कानून व्यवस्था भंग हो रही है तो तुरंत राष्ट्रपति को सूचित करे। क्लियर है? राज्यपाल मुख्यमंत्री को कैसे नियुक्ति होती है तो हमने पहले कर ही चुके हैं। वास्तव में कानून लागू कौन करता है, वे कितने प्रकार के होते हैं? ये कुछ मंत्रियों को श्रेणी राज्य मंत्री, उपमंत्री, मंत्रिमंडल। अध्यादेश क्या होता है? 6 महीने के लिए लागू होता है अगर वहाँ पर वो विधानसभा भंग हो गई है तो। क्लियर है? आगे चैप्टर में बढ़ते हैं अपने। हमारे न्यायालय। क्लियर है? इसमें न्यायालय में कुछ खास नहीं है, फिर भी हम थोड़ा समझते हैं। हमारे देश में न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने वाले मामले 2 प्रकार के होते हैं, दीवानी और फौजदारी। हमने क्लास 6 में किया था। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो दीवानी के मामले होते हैं, शायद यहाँ पर दिया हुआ, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चोरी के मामले, डकैती, मारपीट, हत्या आदि के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। इसमें चोरी, मारपीट, हत्या, कुल मिला के कुटाई हो, जिसमें लोगों के शरीर से संबंधित हो, ज़्यादातर जैसे चोरी भी आती है इसमें, जैसे किसी की हत्या हो गई, मर्डर हो गई, डकैती हो गई है, तो ये सब उसमें है। संपत्ति के मामले, रेलवे द्वारा ढोए गए माल का नुकसान, कर्जदार देनदार मामले, इस प्रकार के दीवानी मुकदमे होते हैं। क्लियर है? मान लो आप बिना टिकट के उसमें रेल में सफ़र कर रहे हैं, रेल का आपने किसी मालगाड़ी का माल चुरा लिया है तो उसको वो मुकदमे आपके दीवानी मुकदमे में आएंगे। ये हम पिछले चैप्टर में डिटेल से करके आ रखे, एक स्टेप को हमने आसानी से समझा था। भारत के उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये आप याद रखना। हमारे देश में न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है, क्योंकि यह नई दिल्ली में स्थित है। कितने न्यायाधीश हैं? 25 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश संख्या संसद के द्वारा बदली जा सकती है। संसद अगर चाहे तो न्यायाधीशों की संख्या घटा बढ़ा सकती है। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये कॉलिज्म होता है ना, ये आगे प्रोसेस देखेंगे ये कैसे नियुक्ति होती है, इसमें कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे नियुक्त करता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बस आप इतना ही समझ लिए। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे मान लो किसी और जज की नियुक्ति करनी है तो किसकी सलाह ली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश होगी उसकी सलाह पे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। जैसे राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जजों की नियुक्ति करनी है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परमिशन या फिर सलाह लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ये उनकी क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक हो, उसके पास कानून प्रशिक्षण का ज्ञान होना चाहिए, 10 वर्ष तक का अनुभव हो, मतलब 10 साल तक किसी कोर्ट में वकालत कर चुका हो, या राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो। क्या है ये? तो भारत का नागरिक हो, सबसे पहली क्वालिफिकेशन, ठीक है, नागरिक हो। दूसरा वह 10 साल तक कहीं वकालत की हो, या फिर 5 साल तक जो हाई कोर्ट है उसका जज रह चुका हो, अथवा भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानूनी पंडित, जैसे राष्ट्रपति को लगता है कि ये कानूनी पंडित मतलब बहुत पहुंचा हुआ जो है कि लॉयर है, या फिर जो भी है उसकी पहुंच, उसकी दृष्टि में जो भी हो, तो वो उस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकता है। आगे समझते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त मतलब 65 साल की आयु में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। क्लियर है?
अब ये पाए 1 साल काम कर पाएँ, चाहे 2 साल काम कर पाएँ, अगर ये 64 साल में इनको नियुक्त हुए, तो ये सेवानिवृत्त 65 साल में केवल 1 साल कम कर पाएँगे। ज़्यादातर 3 साल के लिए ये नियुक्त होते हैं। ये 63 साल में चुने जाते हैं और ये 62 में चुने जाते हैं, क्लियर? 62 में चुने जाएँगे, 63, 64, 65 3 साल ये कर पाएँगे और ये रिटायर्ड हो जाते हैं। अधिकतर लोग कोई 62 में चुनेगा, कोई 63 में, कोई 64 में। अगर कोई व्यक्ति 64 में चुना गया, 63 में चुना गया, तो वो 65 में रिटायर्ड हो गया। अगर जो 64 में चुना गया, तो वो 65 में रिटायर्ड हो जाएगा। जो मतलब 3 साल के लिए 65 साल की आयु होते-होते उसे रिटायर्ड होना पड़ेगा, भले ही वो कितनी भी साल का हो गया हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 3 साल काम करेगा ही करेगा, अगर वो 64 का हो गया तो 65 में हो जाएगा। मुख्यतः ये लोग 63 में चुने जाते हैं, इससे इन्हें 3 साल का कार्यकाल आराम से मिल जाता है। एक बार नियुक्ति करने के पश्चात आसानी से सेवामुक्त नहीं किया जा सकता है, ना ही उनको इच्छा के खिलाफ उनकी आय अथवा सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। एक बार नियुक्त उनको कर दिया तो हटा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस उसका बहुत टफ है और ना ही इनसे पूछे बिना इनकी सेवा और शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर? इनसे पूछना पड़ेगा इनकी सैलरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। राष्ट्रपति द्वारा केवल अभद्र व्यवहार या और अयोग्यता सिद्ध किए जाने पर हटाया जा सकता है। इससे संसद में 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत, टू थर्ड बहुमत हमने उसने समझा था। साधारण बहुमत तो विशेष बहुमत क्या होता है, तो विशेष बहुमत से के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अभद्रता करे या फिर अयोग्य साबित हो, सही से डिसीजन ना ले पा रहा हो राष्ट्रपति की निगाह में, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। जो संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें 2/3 बहुमत से इस बिल को पास हो जाना चाहिए कि नहीं, इन्हें हटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई हटा दे या राष्ट्रपति स्वयं हटा दे, बिना 2/3 बहुमत के राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है। क्लियर है? यह एक कठिन प्रक्रिया है। अभी तक उच्चतम न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश नहीं हटाया गया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। क्लियर है? उच्चतम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमे सुनता है। क्लियर है? फौजदारी, दीवान, हम पढ़ चुके 2 मुकदमे कैसे होते हैं। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान संबंधी मुकदमे पर भी फैसला करता है। संविधान में कोई संशोधन करना है तो उससे संबंधित भी फैसले ये सुनता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार क्षेत्र हैं, कौन-कौन से हैं? एक प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र तथा अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अब ये समझिए क्या होता है। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में इससे अभिप्राय है कि इस न्यायालय के पास अभियोग पहली बार ही सुनी की सकती है। प्रारंभिक मतलब अभियोगी को पहली बार ही सुनने की सकती, मतलब अभियोग केवल एक बार सुन सकता है, दोबारा इसकी सुनवाई नहीं होगी। एक बार जिसने जो फैसला दे दिया वही अटल है, वो दोबारा से इसमें नहीं आ सकता है। और दूसरा क्या है, यह उस समय होता है जब संघ अथवा राज्य के बीच आपसी झगड़ा हो। ये तब होता है संघ राज्य के बीच कोई आपसी झगड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया तो वही अटल हो गया, उस पर फिर दोबारा चैलेंज नहीं करते। नहीं, ऐसा क्यों कहा, जो कह दिया एक बार मेरा, क्योंकि मेरा वचन ही है शासन, इस टाइप का कुछ मामला रहता है। यदि सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर मौलिक अधिकारों का हनन किया गया हो या उसको छीनने का प्रयत्न किया गया हो, तो उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में सीधे प्रारंभिक सुनवाई की जा सकती है। तो सीधी प्रारंभिक सुनवाई में जैसे मान लो कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपका मुकदमा हुआ, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 से संबंधित हुआ, तो आपको किसी भी लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जा कर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे प्रारंभिक सुनवाई होगी सीधी। आप इसको याद रखना। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है, इसके द्वारा लिखे गए निर्णय मुद्रित किए जाते हैं। मतलब आपने देखा हो जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी आपने समझा, यूट्यूब पे अक्सर इसके वीडियो आते रहते हैं, देखा होगा। क्योंकि मान लो ये जज बैठा है तो उसके बगल में एक बराबर बैठा लिखता रहता है। क्लियर है? ये अभिलेख न्यायालय है। क्यों? ये आगे चल के मान लो कोई विवाद हुआ, उस मान लो यहाँ पर आर्टिकल 21 से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया फ्यूचर में इसी आर्टिकल से संबंधित जो विवाद आया, तो केवल उसी को जो पुराने जो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने लिए वो देखे जाएंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए थे, उसी आधार पर वो डिसीजन दे दिया जाएगा। क्लियर है?
इसलिए अभिलेख न्यायालय कहते हैं। इसके जो भी फैसले होते हैं वो लिख के रखे जाते हैं। तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ मुकदमों का निर्णय करते समय उन्हें दोहराया एवं प्रस्तुत किया जाता है। आप समझे वही चीज़ है, दोहराया कि मान लो उच्चतम न्यायालय में कोई केस आया, तो उच्चतम न्यायालय में वकील कहते हैं कि माननीय ये जो आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सन इतने में इस केस में ऐसा किया था, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्लियर है? प्रस्तुत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय देश के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के कानून की तरह का। उच्चतम न्यायालय ने जो कह दिया वो देश के जितने हाई कोर्ट हैं, ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो हाई कोर्ट को, जो देश के जितने हाई कोर्ट हैं सबको मानना पड़ेगा। क्लियर है? उनके लिए ये कानून बन जाता है। भारत में एक नागरिकता पद्धति है, सबको पता है, एक देश एक नागरिकता। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सबको पता है। देश के अन्य न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन आते हैं। अब उच्च न्यायालय समझते हैं। भारत में ये सब पुराना डाटा है। लिए संघ के लिए नियुक्त, इससे भारत के उच्च 18 नहीं, ये कुछ काम का नहीं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीश होते हैं। कुछ दूसरे, एक मुख्य होता है, एक मेन होता है, और कुछ दूसरे न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या राज्य सरकार पर निर्भर करती है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो बताया था, हाई कोर्ट का जो जज होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, सुप्रीम कोर्ट की जज की सहायता से, मतलब परामर्श से करता है। और इनकी जो संख्या होती है वो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है कि कितने यहाँ जज बैठेंगे। क्लियर है? उन सब जब का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके अंडर में और भी जज होते हैं। इन नियुक्तियों के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीशों की सलाह लेता है। जो राष्ट्रपति होता है देखो, एक तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा और राज्यपाल की सलाह भी लेकर तब इनको नियुक्त करेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अंडरस्टूड है? अब थोड़ा इसको जैसे यहाँ पे समझो, हाई कोर्ट है, ठीक है, इसका जज चुनना है। क्या चुनना है? जज। तो जो राष्ट्रपति महोदय होंगे ये किससे सलाह लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज से और राज्यपाल से। किससे लेंगे? राज्यपाल से। अभी याद रखना। अंडरस्टूड है? उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। क्लियर है? हाई कोर्ट राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हो गया हमारा। शेष न्यायालय इसके अधीन होते हैं, अधीनस्थ होते हैं। मतलब जो देखो, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं वो सब वगैरह आते हैं। क्लियर है? दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों को जिला न्यायालयों के विरुद्ध निर्णय को विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किया जैसे मान लो फौजदारी या दीवानी मामला हो गया, यहाँ पे जिला न्यायालय है, यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? कुछ विशेष प्रकार के मामले सीधे उच्च न्यायालय में लिए जा सकते हैं, जैसे ये मूल अधिकार से संबंध। अब उच्च अधिकारों को निर्वाचन मुकदमों से निर्णय करने का अधिकार मिलेगा। उच्च निर्णयों को निर्वाचन संबंधी मुकदमे। अब ये समझिए, जैसे मान लो कोई मामला है, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट से संबंधित है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये जिला न्यायालय है। क्लियर है? अब आपको जो किसी फंडामेंटल राइट से संबंधित मुकदमा है तो आप यहाँ लाएंगे। प्रोसेस तो यही है, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा। आप यहाँ ना ला के डायरेक्ट यहाँ ला सकते हैं। क्लियर है? हमने पीछे पढ़ा था, आप यहाँ भी ना लाएं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी ला सकते हैं। क्लियर है? तो आप चाहें तो पहले डायरेक्ट यहाँ लाएं फिर यहाँ लाएं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ भी ला सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मुद्दा होगा केवल वही। क्लियर है? हर मुकदमा नहीं जाएगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है अब ये समझ लेते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट समझ लिया, हाई कोर्ट समझ लिया, अब अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय भी समझ लेते हैं। प्रत्येक राज्य को जिलों में बांटा गया है। क्लियर? फौजदारी एवं दीवानी मुकदमों को सुनने के लिए जिला स्तर पर कई अदालतें काम करती हैं। ठीक है?
जिले में सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय सिविल। दिल्ली का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? सिविल न्यायालय, याद रखना आप। क्लियर है? और सेशन जज जिला न्यायालय होता है। दो न्यायालय बड़े होते हैं, एक तो सिविल न्यायालय और एक सेशन जज जिला न्यायाधीश। क्लियर है? दीवानी मुकदमों तथा अपील को सुनने के लिए उनके पास शक्ति है। दीवानी जो मुकदमे होते हैं और जो अपील होती है, जो अपील दायर की जाती है, तो उनको सुनने का अधिकार है। उसके कार्य मदद के लिए अतिरिक्त देने के लिए अतिरिक्त सिविल न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ समझिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा सिविल न्यायालय और सेशन जज। अब समझ लीजिए, इतना बड़ा देश है, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही नहीं। मैंने मुकदमे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, राज्य केंद्र का विवाद हो गया, किसी फंडामेंटल राइट से संबंधित हो गया, या फिर कोई संगीन मामला आतंकवाद से रिलेटेड मुद्दा हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। क्लियर है? और जो छोटे होंगे मुकदमे, तो उन्हें हाई कोर्ट देखेगा, क्योंकि सारे मुकदमे ये सुन नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट सुन सकता है सारे मुकदमे। छोटे छोटे मुकदमे आप देखिए, चोरी डकैती के मामले सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सुनेगा, ना हाई कोर्ट सुनेगा। तो उसके लिए दो न्यायालय बने गए, सिविल न्यायालय और सेशन न्यायाधीश का, सेशन जज का न्यायाधीश। क्लियर है? अब ये भी बड़े न्यायालय हैं आपस में, अगर इनके कंपैरिजन में नहीं, जिले के कंपैरिजन में देखा जाए, तो इन्होंने अपने नीचे अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रखी है। ठीक है? सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रखी है। इतना अंडरस्टूड है? अब समझते हैं। कम पैसे के दीवानी मुकदमे उप न्यायाधीशों के मुंसिफों द्वारा सुने जाते हैं। जो जिसमें कम पैसों से रिलेटेड मामला हो, वो कौन सुनेगा? उप न्यायाधीश, यानी इन्हें मुंसिफ बोलते हैं। उप न्यायाधीश और मुंसिफों, ठीक है, दो लोग सुनेंगे। उप न्यायाधीश सुनेगा, देखो न्यायाधीश बड़ा होता है, उप न्यायाधीश मतलब छोटा उससे, और मुंसिफ, दो शाखाओं में फिर बांट दिया ने कि भाई अब ये दोनों लोग देख लेना। फौजदारी मुकदमा सुनने के लिए जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय सत्र न्यायालय होता है। सत्र न्यायालय जो जिला स्तर पर जो फौजदारी मुकदमा होता है, उसके लिए जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है? सत्र न्यायालय। आप ऐसा करना, ये डायग्राम बना लेना और वहाँ पे लिखते जाना कौन कौन बड़ा है, कौन छोटा है। क्लियर है? जिले में जिला न्यायाधीश एक सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। अब ये सत्र क्या होता है? मान लो किसी दिन आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, जब किसी का सत्र चलता है, मान लो कोई जिले का एक न्यायाधीश है, उस दिन वो बैठेगा कि आज इतने मुकदमे सुने जाएंगे, आज सत्र चलेगा यहाँ पे, तो वो सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। होता भी जिला न्यायाधीश ही, लेकिन वो सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, ये याद रखना। मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी मुकदमे भी सुने जाते हैं। जो मजिस्ट्रेट होता है, वो फौजदारी मुकदमे सुन सकता है। न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट मालगुजारी मुकदमे सुनते हैं। न्यायाधीश होता है और जो मजिस्ट्रेट होता है, मालगुजारी मतलब चोरी से संबंधित। क्लियर है? आगे समझिए, दीवानी तथा फौजदारी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। मान लो जो दीवानी तथा फौजदारी जो मामले हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय ने जो फैसला दिया, ठीक है, अगर आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप इसे जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ये याद रखना। न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध राज्य के उच्च हाई कोर्ट में भी, मतलब ये जितने ये हाई कोर्ट से नीचे निर्णय होते हैं, आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है, तो अपने हाई कोर्ट में जज कर सकते हैं। अब बाध्य नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। अब लोक अदालतें क्या होती है, ये समझते हैं। हमने प्रायः न्यायालयों को मुकदमों का फैसला होने में कई वर्ष लग जाते हैं। मुकदमे में लोगों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है और समय और धन का व्यय होता है। इस व्यवस्था को हमारे देश में काफ़ी देश के हाल में शुरू हो गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत मुकदमे को जल्दी निपटारा खर्च, अभी समझ लीजिए लोक अदालतें क्या होती हैं। उदाहरण के लिए 1958 में दिल्ली में लोक अदालत में एक दिन के 150 रुपये में मुकदमा निपटारा होता है। मतलब 1958 की बात है,
जब लोक अदालतें लगती तो आप 150 रुपये दीजिए और आपका मुकदमा सुलझ जाएगा। क्लियर है? हम सोच रहे थे इस चैप्टर में कुछ आगे होगा और ये तो यहीं पर शायद खत्म हो गया है। तो हमारा चैप्टर तो ये यहीं पर फिनिश हो गया है ना। ये ज़्यादा बड़ा है ही नहीं ये तो। यहाँ के इसके अब ये क्वेश्चन बचते हैं, ये समझ लीजिए। ये तो अपन ने सारा खराब कर रखा है, इसको समझते हैं। हमारे न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लड़ेंगे तो फिर हमें सुलझाएगा कौन? अजीब से क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? उनकी योग्यता क्या होती है? हम यह सब पढ़ के उच्चतम न्यायालय में किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करो है। और ये दीवानी मुकदमे, जिला न्यायाधीश, लोक अदालत, ये सब आप कर लेना। क्लियर है? इनका ऐसा पता ये क्यों करना चाहिए आपको? आप इन पे थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। भले ही लिखो इन पे 4 शब्द लिखो, लेकिन लिखो डेली, आपको पूरे चैप्टर का सार पता चल जाएगा और अच्छे से चैप्टर तैयारी हो जाएगा। अब ये हमारा है अगला चैप्टर। क्लियर है? नागरिकता। पेन ले लूँ मैं। नागरिकता। यही नागरिकता का डाटा पुराना बढ़ता रहता है। तुमने भारत में भ्रमण किया, विदेशों में लोग पर्यटकों को देखा, विभिन्न प्रकार के, ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो काम का है मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जीवन, संपत्ति तथा उपासना का अधिकार आदि। हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं में ये थोड़े कुछ काम के नहीं है हमारे। ये आप खुद पढ़ना। क्लियर है? मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप ये खुद पढ़ते रहना। कुछ जो काम का है तो फिर मैं उसी को डिस्कस करूंगा। भारतीय नागरिक कौन है? अब ये समझ लिए भारतीय, वह ये क्या हुआ है? 5 वर्ष में के अधिक समय से भारतीय संविधान के अनुसार सेवा पूरी करता हो, इस प्रकार अपनी नागरिकता छोड़ चुका हो, भारतीय नागरिक माना जानता हो, भाषा जानता हो। देखिए अब ये समझ लीजिए, ये डेट याद रखनी है आपको बस, इस चैप्टर में कुछ नहीं। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया हमारा भारतीय संविधान। सभी व्यक्तियों भारत में जो रह रहे थे स्थिति कि भारत से नागरिक माने जाएंगे। मान लीजिए जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इस डेट में जितने लोग यहाँ रह रहे थे वो सब भारत के नागरिक हैं। क्लियर है? या फिर अब दूसरा समझ लिए, तिथि से नागरिक माने जाएंगे। दूर विदेश में पैदा हुए व्यक्ति भारत के नागरिक माना जाएगा, बशर्ते उनके माता पिता अविभाजन भारत में पैदा हुए हो। अविभाजित भारत मतलब भारत का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान ना हुआ। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अमेरिका जाके रहने लगा, क्लियर है, उसे भारत का नागरिकता उसे पानी है, तो उसके लिए क्या हुआ? उसके दादा या उसके पापा मतलब फादर या ग्रैंडफादर में से कोई एक यहाँ पर अविभाजन के समय रहता हो। क्लियर है? तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये बात आप थोड़ी सी आप समझ के रखना। देखिए भारतीय नागरिकता खोना, भारतीय नागरिकता हम कब खो सकते हैं? देखो यदि भारत नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो छोड़ देता है। यदि कोशिश में यदि व्यक्ति देश के हितों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी नागरिकता खोने से वंचन के मतलब कोई आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं तो आतंकवादियों से मिल जाते हैं तो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। या फिर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्लियर है? अच्छा नागरिक कौन? अच्छा नागरिक कौन हो सकता है? जो जो शांतिपूर्वक ढंग से भारत में रहे और वो देश का सम्मान करे, राष्ट्रगीत का सम्मान करे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे और अपना अच्छे से जीवन यापन व्यतीत करे। क्लियर है? उन्हें मत दे जो उन्हें ठीक लगे और उसी प्रकार सरकार चला सकते हैं। वह समय पर कर देता है। कोई बिल है या वह हितों के लिए कुछ काम का नहीं है। छोटे बच्चे हो क्या? ये भी नहीं समझ सकते हो? लो भाई हो गया अपना चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता विदेशी में अंतर। ओफो कितना टफ क्वेश्चन है, ये आप कर ही लोगे। हमारे संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक कौन? जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रह रहा हो,
उस समय रह रहा हो, या फिर उसके माता-पिता या दादा-दादी जो कि भारत में अविभाजित भारत के समय यहाँ पर रह रहेगा, तो वो भले ही विदेश में रहो, कोई दिक्कत नहीं। विदेशियों को नागरिकता कैसे मिलती है, ये अभी देखेंगे। मिल सकती है, जो 10 साल यहाँ पर रह ले और जो किसी विवाद के यहाँ पर रह ले, तो वो भारत की नागरिकता पा सकता है। एक अच्छे नागरिक की 4 विशेषता बताइए। निम्नलिखित वो समझे राज्यकृत नागरिकता, ये नहीं, कुछ काम का नहीं है इसमें। 1-2 मन हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बाध्यता नहीं है। और मिलेंगे कल अपने चैप्टर में, तब के लिए जय हिंद। तो हमारे चैप्टर कितने हो गए, एक बार हम देख लेते हैं। शायद बहुत कम चैप्टर्स बचे हैं हमारे। लो 13 चैप्टर हैं। 9, 10, 11 आज हमने कर ही ली, 12 और 13 कल कर लेंगे हम। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अपने जो लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं। और हाँ, उसमें जो 13 चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी उसमें राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताया गया है, तो उसे बहुत अच्छे से करना है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।